मंत्र आप एक बार गाएंगे, मैं रिपीट करूंगा। राना तेरो जपत नाम, तेरो जपत नाम, तेरो जपत नाम, तेरो जपत नाम, करत गान गुनि जन, करत गान गुनि जन, करत गान गुणी जन, करत गान गुणी जन, निस दिन कर प्रणाम, निस दिन कर प्रणाम, तेरो जपत नाम, तेरो जपत नाम, करत गान गुणी जन, करत गान गुणी जन, निश दिन कर प्रणाम, निश दिन कर प्रणाम, तेरो जपत नाम। ध्यान धरत तुम्हारो, ध्यान धरत तुम्हारो, साधत सुर षडज, साधत सुर षडज, आरोही अवरोही, आरोही अवरोही, रामे जस हृदय प्राण, तेरो जपत नाम, करत गान गुणी जन, करत गान गुनि जन, निश दिन कर प्रणाम, निश दिन कर प्रणाम, तेरो जपत नाम, तेरो जपत नाम। ध्यान धरत तुम्हारो, ध्यान धरत तुम्हारो, ध्यान धरत तुम्हारो, ध्यान धरत
तुम्हारो साधत सूरत सडज साधत सूरत सडज आरोही अवरोही आरोही अवरोही रामे जस हृदय प्राण तेरो जपत नाम तेरो जपत नाम करत गान गुनी जन निश दिन कर प्रणाम तेरो जपत नाम ध्यान धरत तुम्हारो साधत सुर सडज आरोही अवरोही राम जस हृदय प्राण तेरो जपत नाम तेरो जपत नाम। नमस्कार। आपका माइक ऑफ है। म्यूट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, संजीव भाई का, मनीष भाई का और बिहार ब्रदर्स का, जो साथ में मिलके बहुत समय से ध्रुपद गाते हैं। और ध्रुपद की खासियत है कि वो अध्यात्म में ले जाता है, मतलब भगवान तक पहुंचाता है। और जो अभी सुन रहे थे वो गुरु की भी वंदना है, भगवान की भी वंदना है, और जो प्रियजन है उन सब की वंदना है। तो इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊं, इतना प्यारा था कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने का। नहीं, और सच में बहुत अच्छी बात है। जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि मनीष भाई जो है वो और संजीव भाई पटना में है, अलग अलग जगह पे रह के दोनों ने कैसे सिंक्रोनाइज किया है गाने को, कैसे जोड़ा है, कैसे बनाया है, कि मतलब हमेशा साथ रह के होता है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि चैनल पे आप दोनों लोग आए, तो उन्होंने, क्योंकि एक साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने कैसे अलग सा शेप और आकार दिया कि हम करेंगे और इसको बनाएंगे, हम कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हमारे लिए चुनौती भरा है कि मनीष भोपाल में है, हम यहाँ करीब और आवाज मिल नहीं पा रही, जो एक साथ रहने पर आवाज मिलती है जी। तो चलिए बातचीत है इसलिए ये संभव हो पा रहा है। वो बहुत खूबसूरत है। और हमेशा आप दोनों लोग, मनीष भाई और संजीव भाई, साथ में गाते हैं और बिहार ब्रदर्स के नाम से फेमस भी हैं ध्रुपद को लेके। और बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तानसेन फेस्टिवल है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें आप लोग लगातार आप लोग जाते हैं और मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, आपको बुलाया जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से इस प्रोग्राम में। और बड़ा अच्छा लग रहा है सच में, मतलब तो शुक्रिया। और जो अच्छा लग रहा है। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि आप लोगों का म्यूजिक के प्रति रुझान कैसे पैदा हुआ, किस तरह से आप दोनों लोग म्यूजिक में आए। क्या आपके जैसा हमेशा होता है ना कि फैमिली में कोई होता है तो उससे हम प्रभावित होते हैं, या तो फैमिली में होता है या कोई दोस्त होता है, या कहीं कभी सुनते हैं तो लगता है कि नहीं यार हमें भी सीखना है। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा फैमिली में हो, किसी ना किसी का प्रभाव कहीं ना कहीं से पड़ता जरूर है। मतलब जो भी आर्ट में हम आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित होके आते हैं। तो कैसे आप लोग प्रभावित हुए, कैसे म्यूजिक में आए, किस तरह से हुआ, और किस तरह से आप दोनों लोग अपने गुरुजी के पास पहुंचे और कैसे आपका मिलना हुआ। तो मैं चाहूंगा पहले संजीव भाई शुरू करें, फिर उसके बाद मनीष भाई बताएं अपने बारे में। देखिए, चूंकि हम दोनों आदमी आप जानते कि सांगीतिक भाई हैं। हमारी पैदाइश एक घर में एक माता पिता से नहीं हुआ है।
लेकिन गुरु कृपा है कि हम बिहार बंधु और संगीत के बंधु के रूप में गा रहे हैं। हमारी परवरिश अलग अलग जगहों पे हुई है, हालांकि बिहार में ही हुई है, और संयोग से दोनों आदमी समस्तीपुर जिले से ही है। ये संयोग पता चला लगभग 20 साल बाद, जब हम भोपाल आए संगीत ध्रुपद सीखने, तब पता चला। मैं अपने बारे में बतलाऊं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि दूर दूर तक संगीत का नहीं है। रेडियो में जब कक्षा 8 में पढ़ता था, उस वक्त रेडियो का मुझे बहुत शौक था। तो उसमें जो बहुत स्लो गाने आते थे, के.एल. सहगल, रफी साहब, मुकेश के पुराने गाने, या किशोर की कुछ जो स्थिर वाला गाना जो होता था, जिसमें ताम झाम कम रहता था, शायद वो राग बेस्ड होता था, जानकारी अब समझ में आ रहा है कि वो राग पर आधारित होता था, तो वो गाने अच्छे लगते। तो उसके बाद जब वो कार्यक्रम फिल्मी गाने वाले खत्म हो जाते थे, तो छुप के रेडियो सुनना पड़ता था, क्योंकि घर में डांट पड़ती थी कि पढ़ाई लिखाई करना है, रेडियो नहीं सुनना है। तो बिस्तर में छुपा करके, और रात में जब लेट नाइट खोलो रेडियो, तो उसमें शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम आते थे, राग 10 बजे के बाद, जो अभी आप संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के नाम से आता है रेडियो में, वो शायद पहले नियमित आता। तो सुनते सुनते लगा इसको देखना चाहिए, थोड़ा आकर्षित करने लगा, ये क्या हो रहा है, ये अच्छा बज रहा है। तो उसमें जानकारी तो थी नहीं कि ये, हमको लगता था शायद कुछ लोग उसमें अंदर रेडियो में घुस करके ये गाना का बजाना करते हैं। वो गाना मुझे अच्छा लगता था। जब वो दिन में कभी आया, जब मैं खोलूं तो सभी लोग डांटने लगते थे, बंद करो इसको, क्या कर रहे हो। तो उसको छुप छुपा करके, अब सही माने में देखा जाए तो हमारे पहला प्रेरणा स्रोत आकाशवाणी है, जहां से मैंने उस संगीत के प्रति पहला साक्षात्कार हुआ और रुझान पैदा हुआ, अरे ये सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। फिर बाद में स्थितियां बदली, जब इंटरमीडिएट पास किया तो धनबाद आना हुआ। फिर हमारे एक मित्र बने जिनके घर में तबला देखा, बोला ये तबला कौन बजाता है, तो बोला मेरे दादाजी बजाते। हम बोले जब तबला बजाते हैं तो कोई गाता भी जरूर होगा। बोला हाँ बिल्कुल गाते हैं, एक खान साहब हैं जो हमारे यहाँ हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। तो वो थे हमारे आदि गुरु उस्ताद हबीब खान साहब। पहली बार उनसे मुलाकात हुई, और वहीं से, ये बात मैं 94 का कर रहा हूँ, 1994 की बात। वहां जाकर के उनके यहाँ सिलसिला शुरू हुआ सारेगामापा धा नि सा। अब मनीष बतलाएंगे अपने बारे में। ये संयोग रहा कि हम दोनों एक ही जिले से हैं, और ये भी संयोग है कि हमारा भी रुझान जो है रेडियो से हुआ, लेकिन यहाँ पे उल्टा था ये। और मेरे भी पृष्ठभूमि में कोई नहीं, मतलब 20 पीढ़ी तक नहीं कोई सांगीतिक, तो छोड़ दीजिए, बस भजन उजन माता पिताजी जो गुरु वंदना होता वो लोग गाते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत अभी भी नहीं समझते। बस मैं जब जाता हूँ तो कुछ बंदिशें उनको पसंद आती है तो वो गाने को बोलते हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे सीखना है, लेकिन शास्त्रीय संगीत सीखना है ये मुझे पता ही नहीं था 12th तक कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है। तो रेडियो में महेंद्र कपूर जी का एक दिन इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने बोला जिसको भी संगीत गाना है उसको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। तो मुझे लगा शास्त्रीय संगीत मतलब महेंद्र कपूर के गुरु मोहम्मद रफ़ी जी, मतलब रफ़ी जी जो गाते हैं वो शास्त्रीय संगीत है, और जो कुमार शानू और ये लोग जो गाते हैं वो लाइट है। तो शास्त्रीय संगीत के बारे में तब तक मैं 2000 तक यही जानता था, 2000 में जब 12th में था मैं, तब तक यही जानता था। तो पुराने गाने सुनने लगा, और जब सही में क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत आता है तो ये क्या है, तो ये शास्त्रीय संगीत तो इसको सुनना ही नहीं, उसको बंद कर देते। चैनल रफ़ी जी का कहाँ चल रहा है, लता जी ये कहाँ चल रही है, ये तब तक था। जब बनारस में आया, BHU बनारस में आया, तो पहली बार देखा कि इंद्रदेव चौधरी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो तराना गा रहे थे तानपुरे पे। तो मैंने पूछा ये क्या है, ये बहुत अच्छा है। बोले ये शास्त्रीय संगीत है। मैंने बोला वो क्या था फिर? बोले वो शास्त्रीय संगीत बेस्ट गाना है, वो शास्त्रीय संगीत नहीं। तो वहाँ पे पता चला कि वहीं पे 2000 में मैंने वो देखा, और मेरे प्रथम गुरु रहे डॉक्टर विजय कपूर जो BHU में हैं, और उनसे संगीत वहीं, मतलब BHU से ही शास्त्रीय संगीत से परिचय, और फिर लगाव होते गया। लेकिन वो पता नहीं 1 साल 2 साल में इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वो हमारे जो मतलब आदि गुरु रहे हैं
तो उनका कहना था तुम पूरे रात कैसे सुनते हो? मैं पूरी रात संकट मोचन समारोह सुनता था। और जो रेडियो पे आता है, संगीत सरिता हुआ, शिवरंजनी हुआ, ये सब मैं रिकॉर्ड लेके उसमें रिकॉर्ड करके कैसेट में सुनता था कि वो आधे घंटे फिर उसे सुनता था उसको। तो दूसरे साल में मैंने तानपुरा ले लिया। तो सब लोग बोले भी कि तुमको हारमोनियम पे गाना आता नहीं, तानपुरे पे कैसे गाओगे? तुम्हें वहां बेवकूफ है लड़का, ये 5,000 का तानपुरा खरीदना चाहिए था पहले। तो हमारे गुरुजी डांटते थे भी कि क्या, तब कुछ गजल वजल गाइए, भजन गाइए तो कुछ रोजी रोटी मिलेगा, इसमें कैसे क्या होगा? तो मतलब मल्टी टैलेंटेड बनना चाहिए हमें। वो अभी तक हारमोनियम पे गाना बजाना नहीं आता, वो आया ही नहीं। तो वहां से मेरी संगीत यात्रा ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही कि हारमोनियम बजाने नहीं आया। नहीं आया। तो वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन जी ध्रुपद की जो यात्रा थी वो गुरुजी को सुन के वहां से मोटिवेट हो गए, ध्रुपद ये संगीत सीखना है। मतलब वो बीएचयू में जो 40 मिनट एक क्लास होता था और 10-12 बच्चे थे, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती थी कि ये 40 मिनट में क्या होगा। नहीं, एक बात जो आपने ध्रुपद की कही ना, कि ध्रुपद में ऐसा क्या सुना आपने जो दिल को छू गया? क्योंकि वो दिल को छूना बहुत जरूरी है ना, कि आमतौर पर लोग ध्रुपद को सुनते हैं लेकिन कितना समझ पाते हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं सुनता हूँ, मतलब कितना समझता हूँ ये नहीं कह सकता, मैं फील करता हूँ। मुझे लगता है वो फील मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो फील कि फील हो रहा है तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप तो उससे जुड़ते चले गए, तो आप तो फील के ऊपर चले गए कि फील के अलावा कि मुझे उसको अपना ही बना लेना है। तो वो पहला म्यूजिक, मतलब पहला गाना जो आपने सुना और वो आपको इतने करीब ले गया कि आपने कहा ध्रुपद ही सब कुछ है मेरी जिंदगी में, क्या बात, वो क्या था? आप मुझसे पूछ रहे हैं या मनीष से पूछ रहे हैं? दोनों लोगों से। अब तो मतलब आप लोग अलग है नहीं ना, बारी बारी से आप दोनों ही बताएंगे। मैंने कहा कि हमारी भूमि अलग अलग। हाँ, लेकिन तो हमारी मुलाकात भी पहली दफा बनारस में ही हुई। हम बीम्यूज करने गए थे बीएचयू से, और मनीष वहां शायद डिप्लोमा लास्ट ईयर का विद्यार्थी था। तो समस्तीपुर के होने के नाते ये बड़ा, क्या उसको बोलते, बहुत विनीत लड़का है, क्या कह सकते उसको, बहुत सम्मान करने वाला किसी का, बहुत संस्कार से भरा हुआ विद्यार्थी है ये, अभी भी है, ईश्वर करे कि ताउम्र है ऐसा। तो हमें बड़ी सम्मान से बैठाता था, बुलाता था। तो बस बनती चली गई, एक रिलेशन बन गया। उस वक्त हमने नहीं कभी सोचा था कि हम दोनों आदमी साथ गाएंगे। बस उस नाते कि हमारा ये हमारे समस्तीपुर का है और बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनती लड़का है। मैं इनके यहाँ खाना पीना शुरू कर दिया, जब भी आए भैया आइए, थोड़ा कुछ हो जाए, कुछ राग हो जाए, कुछ गाना बजाना हो जाए। ये मुलाकात वहीं, ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। फिर हम दिल्ली चले गए, बाद में पता चला ये गुरुजी के यहाँ चला गया भोपाल। तो हमसे पहले ये गुरुजी के यहाँ गया ध्रुपद सीखने। 2006 पहले। हाँ, 6 महीने पहले गया, और मैं 2007 जनवरी में गया वहां। तो हमें, अगर आप कहेंगे कि हमें ध्रुपद पहली दफा कैसे प्रभावित किया, हमें पहली दफा जब मैं बीबी 3rd ईयर में बनारस में पढ़ता था, तो वहां क्या होता है कि मंच प्रदर्शन के लिए बहुत कुछ राग होते हैं, जिसको आपको एक राग को मंच पर गाना पड़ता है। और बहुत सारे राग होते हैं, जिसमें एक दरबारी राग था लास्ट 3rd ईयर में। तो दरबारी मैंने बहुत जगह ढूंढा, कैसे टुकड़ मिलाने। एक हमारे मित्र सहपाठी थे, उनके पास ये गुंदेचा बंधुओं का, जो हमारे अभी गुरु हैं, उनका दरबारी का रिकॉर्डिंग था। तो मैंने देखा यार ये बड़ी सुकून वाला गायकी है, क्या बात है, ये लगता है कि यहाँ सुनकर लोग सो जाए। ये परीक्षा का स्ट्रेस था, और जब बजाया तो लगा कि यार थोड़ा आराम करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, यार ये तो बहुत जबरदस्त है, ये क्या, ये तो ख्याल नहीं है? बोले नहीं, ये तो ध्रुपद है। ये हमारे गुरुजी कभी आए थे 1-2 साल पहले, वहां किसी ने रिकॉर्ड किया था उसको, वहां कहीं न किसी माध्यम से उनके तक पहुंचा, और मैंने उसको सुना। मुझे लगा यार ये संगीत, पहली बार उस संगीत ने बहुत प्रभावित किया। लगा कि यार ये इसमें कुछ अलग बात है। मतलब ख्याल को छोड़ करके इसको सोचना चाहिए, ये संगीत भी कुछ है, इस पर विचार करना चाहिए।
वो उस दरबारी गुरु जी को दरबारी सुनते हुए मुझे ऐसा पहली बार एहसास हुआ। फिर बात आई गई होगी, चूंकि हम लोग ख्यालों में थे उस वक्त। ध्रुपद, वहां ध्रुपद मेला में भी क्या था, 80 घाट पर अभी अभी भी होता है, तुलसी घाट पर। तो जब हम लोग जगह रहते थे उस वक्त छोटे मोटे कलाकार आते थे, और बहुत अच्छी स्थिति उस वक्त नहीं थी। कोई तानपुरा लेकर आ रहा है, और वो जो कर रहा है, एक पहले से पूर्वाग्रह भी था कि ये बहुत पुराना संगीत है, इसमें लालित्य है नहीं, इसमें रंजकता नहीं है, ये सब पहले से दिमाग में चलता था। तो उसी दृष्टिकोण से सुनते थे तो अच्छा भी नहीं लगता था। और जो पुराने उस्ताद होते थे पता चलता था कि बाद भोर में गाते थे, जब हम लोग सो जाते थे। 4 बजे के आसपास वो लोग बड़े उस्ताद लोग आते थे गाने, शायद उनके सुनने के बाद हमारा विचार बदल जाता, जो हमसे हुआ नहीं, हम लोग सुन नहीं पाए। फिर बाद में जब एमयूज हो गया दिल्ली से, तब मैं बनारस अक्सर आया जाया करता था, क्योंकि बनारस से लगाव हो गया। एक बार जब बनारस रहने लगेंगे तो आपको भी लगाव हो जाएगा, ये मेरा मानना है। कोई भी रहेगा बनारस, बनारस ऐसी धरती है भाई साहब। तो वहाँ आते थे, और हम एक पखावज के बहुत बड़े संत वादक हुए श्रीकांत मिश्रा जी, वो उस वक्त बनारस में जब हम बीबीज में थे तो वो पखावज के कंपनिस्ट थे, और वो तबला भी बजाते थे। तो उसी समय से मिजाज उनका अद्भुत मिजाज था, बहुत हंसमुख इंसान, संगीत के प्रति ही दिन रात 24 घंटे सोचना। तो हमारा उनसे बन गया, तो उनके घर आना जाना शुरू हो गया। वो हमेशा कहते थे, बेटा ये क्या ख्यालों में पड़े हुए हो, ध्रुपद गाओ, बहुत कम लोग गा बजा रहे हैं, और अच्छा गाओगे तुम, तुम्हारा गला उला अच्छा है, दिमाग ठीक है, सोच अच्छा है। तो उनकी बात सुनकर हम इग्नोर करते जाते थे। फिर जब एमयूज कर लिया 2006 में, तब लगा कि अब तो हमको गाना ही सीखना है, हमको शिक्षक नहीं बनना। ये पहले से तय था कि मुझे कभी शिक्षक या प्रोफेसर वगैरह नहीं बनना, हमको सिर्फ गाना गाना। तो मैं फिर बनारस आ गया मायूस कि अब तो ब्लैंक हो गया, अब क्या किया जाए। तो उनसे मिलने गया श्रीकांत मिश्रा जी से। तो उन्होंने कहा, बेटा देखो, मैं पहले से भी कह रहा था, अभी भी कहता हूँ कि ध्रुपद सीखो, और बड़ी मजा आएगा। कोई नहीं है यार, बहुत कम लोग गा बजा रहे हैं, और ऐसा है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि गुंदेचा बंधु का कल प्रोग्राम है गंगेश व्यू में, तुम आए हुए हो, तो कल सुबह चले आओ, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, और देखते हैं। चूंकि उस वक्त हमारा आत्मविश्वास बहुत गिरा हुआ था कि अब क्या किया जाए, कहाँ सीखा जाए, ये अब क्या होगा। और ठीक है, उतरे हुए मन से मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं उनके पास गया, रास्ते में उन्होंने फोन किया कि पान लेकर आना, थोड़ा मिजाज बनाएंगे। तो पान लेकर के गुरुजी के लिए और श्रीकांत मिश्रा जी के लिए गया। तो दृश्य ये था कि श्रीकांत मिश्रा जी तबला मिला रहे थे, और छोटे गुरुजी हमारे रमाकांत गुंदेचा जी जो अब नहीं रहे, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो जैसे हम प्रवेश करते हैं उनके कक्ष में, तो जो प्रारंभिक जो नमस्कार प्रणाम होता है मैंने किया। फिर श्रीकांत जी ने छोटे गुरुजी से, उनको मैं छोटे गुरुजी कहते हैं हम लोग, रमाकांत गुंदेचा जी, परिचय करवाया कि देखो अच्छा लड़का है, बहुत गुणी, बहुत मिजाज अच्छा है इसका, थोड़ा सुनो उसको। बोले सुनाओ, उन्होंने कहा सुनाइए। तो वो बोले मारवा गाओ। तो मैंने 5 मिनट राग मारवा ख्याल जो मैंने सीखा था गाया। उन्होंने बीच में रुकवाया, बोले रुक जाओ। बोले ध्रुपद सीखोगे? तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बोले देखो ध्रुपद, अगर सीखोगे तुम, तो मैं अभी तुम्हें लिख कर दे देता हूँ कि 3 साल के अंदर तुम मंच से गाना शुरू कर दो। मैं तुम्हें परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बना दूंगा। किसी भी विद्यार्थी का यही कल्पना रहता है ना, यही गोल होता है कि हम एक कलाकार बन जाए। फिर यदि तुम्हें लगता है कि तुम ध्रुपद नहीं कर पाओगे, तो तुम बतलाओ तुम किससे सीखना चाहते हो, मैं ख्याल में तुम्हारे लिए बात करूंगा। और उनकी आंखों में इतना जबरदस्त आत्मविश्वास था, हमको लग रहा था कोई हिप्नोटिज्म कर रहा है, आपको सम्मोहित कर रहा है। और अभी तक किसी गुरु ने या किसी शिक्षक ने भी इस ढंग से मुझे देखा नहीं था भाई साहब। वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। ऐसा लग रहा है कि खींच रहा है। हम कहे गुरुजी अभी हम ध्रुपद नहीं सीखेंगे, अब चलिए अभी चलते हैं। बोले यार ये बहुत बड़ा निर्णय है, तुम अभी कैसे कह सकते हो चलिए। हम कहे देखिए ये जो मेरा निर्णय है संगीत सीखने का, ये व्यक्तिगत मेरा निर्णय है, फिर परिवार के कभी किसी लोगों ने हमें उत्साहित नहीं किया,
किसी ने नहीं कहा कि ध्रुपद सीखो या संगीत सीखो। मैं खुद ही निर्णय ले रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। इसलिए मुझे 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 ही निर्णय लेना है। अगर आप इस विश्वास से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं विश्वास से कह रहा हूँ, हमारे अनुशासन में अगर तुमने रियाज किया गुरुकुल में, खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा भोपाल में, तो तुम 3 साल, हो सकता है उससे पहले ही तुम्हें मन से गवा दूंगा। हम बोले अभी चलिए। बोले तुम्हारा अंतिम निर्णय? बिल्कुल अंतिम निर्णय सर, गुरुजी हमसे किसी से पूछना नहीं है। बोला ठीक है। मैं तो अभी कहीं बाहर, उनका टूर था, कहीं विदेश का टूर था, बोले कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, जनवरी है, मार्च में 24 मार्च को हमने जाकिर हुसैन को 23 मार्च क्या कौन सा दिन? 24 जनवरी 24 जनवरी को हमने जाकिर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को अपने गुरुकुल के प्रमोशन के लिए, प्रोग्राम के लिए बुलवाया है। उससे पहले तुम आ जाओ, शुरुआत हो जाएगी। तो मैं 21 तारीख को बनारस से ही ट्रेन लिया था और 22 को पहुंचा। उसके बाद गुरुजी के घर पे रहा। उसके बाद उस्ताद का प्रोग्राम हुआ और नेक्स्ट दिन से हमारा क्लास शुरू हो गया। तब उस वक्त मनीष दिल्ली आया हुआ था किसी प्रोग्राम को लेकर के। तो कहा कि वो मनीष तो अभी नहीं है, एक लड़का है तुम्हारा नाम लेता है। जब मुझे पता चला कि मनीष वही है, तो क्या बात है भाई साहब। जब ये आया तब सिलसिला शुरू हुआ साथ रहने का। फिर ये बात 2007 का कर रहा हूं मैं, जनवरी का। उस वक्त भी ये फैसला नहीं हुआ था कि हम लोग गाएंगे। हमने नहीं सोचा था, गुरुजी ने भी नहीं सोचा था, या मनीष से भी नहीं सोचा था। 2014 में उस्ताद के लिए, 2014 था ना वो? हाँ 2014 था। उदयपुर में कोई कार्यक्रम था। तो गुरुजी ने कहा कि छोटे गुरुजी ने कि हम चाहते हैं कि तुम लोग साथ गाओ और उसकी शुरुआत इस प्रोग्राम से कर दो। हम बोले आपकी जैसा आदेश, और बिहार बंधु के नाम से गाओ। हम बोले जैसा आप कहेंगे। बोले तुम्हें कोई आपत्ति है? हम बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले मनीष को मैंने पूछ लिया, उसको भी कोई आपत्ति नहीं। हम बोले चलिए आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा पहला प्रोग्राम उदयपुर में 2014 में हुआ। उस वक्त से ही हम लोग ने ध्रुपद में उनके आदेश से अभी तक गुरु कृपा से और ईश्वर प्रभु कृपा से बिहार बंधु के नाम से गावा जा रहा है। मैं थोड़ा ज्यादा लंबा बोल गया, मनीष बोल गया। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। मतलब हम लोग बैठे ही गपशप करने के लिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो गपशप होगी कैसे, है ना? आप आराम से बड़े, मतलब जितना बातें कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल बातें करने के लिए बैठे हैं। तो कुछ ज्यादा नहीं, मुझे तो लगता है कम है, क्योंकि आप दोनों के इतने सारे एक्सपीरियंस है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, वो 1 घंटे में कैसे पूरा हो सकता है? और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मनीष भाई आप बताएं। मनीष भाई आप। जी, तो बनारस में मैं सीख रहा था, डिप्लोमा किया, फिर बीम्यूज किया, लेकिन वही संतुष्टि नहीं होती थी। वो 40 मिनट की क्लास में राग पूर्ण ही नहीं होता था। वो चले छोटा ख्याल बड़ा ख्याल कुछ भी हो और ख़त्म। तो 5 मिनट तानपुरा मिलाने में, वो 5 मिनट तबला मिलाने में, और 10-20 मिनट में सब लोग गाए बजाए ख़त्म। वही रट रट के तान गाते थे, तो आनंद नहीं आता था। तो वही बीम्यूज 3rd ईयर का जब एग्ज़ाम हुआ, तो भोपाल से विशाल जैन, वो ध्रुपद गाते हैं, वो उस्ताद के शागिर्द हैं, वो गए थे यहाँ से। मैंने बोला भैया आप मुझे कुछ सिखाइए ध्रुपद। और मेरे साथ ये था कि मैं संकट भोजन सुनता था, और बनारस से ही संगीत की जो भी क्या बोले समझ या शिक्षा मेरी वहीं से प्रारंभ हुई। तो वह ध्रुपद के लिए क्या करता था, उस्ताद जितने भी छोटे उस्ताद हुए, उस्ताद ज़ियाफरुद्दीन डागर, उस्ताद सईदुद्दीन डागर, बहादुद्दीन डागर जी, ये सब मॉर्निंग में वही ध्रुपद मेला में बजाते थे। तो मैं अलार्म लगा लेता था इनका सुन के, और फिर आगे सो जाता था। क्योंकि रीवा कोठी जहाँ हम लोग का हॉस्टल है अभी भी संगीतिक, और तुलसी घाट दोनों एकदम सटा हुए, बस बीच में एक 10 फीट की गली है। तो बस ऐसे करके चले गए और सुन के आ गए। तो इन्हीं का सुनता था। तो श्रीकांत गुरुजी ही हम दोनों के लिए माध्यम बने, गुरुजी तक के लिए अगर पहला देखा जाए तो गुरुजी 2004 में आए थे, वही गंगेश व्यू में। एक उमा करके वहाँ पे महिला हैं जो हर एक साल ध्रुपद की सीरीज करवाती हैं, सब आर्टिस्टों को बुलवाती हैं। तो गुरुजी का हम लोग सुनते थे, और मैंने पहला कैसेट श्याम कल्याण का सुना था। वो भी 2nd ईयर में राग था। हम लोग ये सुनेंगे, कैसेट सुनते थे कि अरे इनको सुनने का मौका मिलेगा, ये तो अद्भुत है, चलो कैसे चलें। तो वहां जाने के लिए वो सिर्फ देशियों के लिए प्रोग्राम होता था, क्योंकि उसमें टिकट लगते थे, 250 का टिकट होता था।
500 रुपये घर से मिलते थे, 250 रुपये टिकट कहाँ से देंगे। श्रीकांत गुरु जी को बोला, बोले आ जाओ, उसमें क्या है। सन्याल गुरु जी के कमरे से निकले हुए, गुरु जी मुझे सुनना है गुरु जी को, बोले आ जाओ शाम को आ जाना। तो हम लोग, मैं और शिवानी दीदी और रचना दीदी, हम लोग पहुंच गए। तो उनका बैग उठाया और हटो हटो, अरे ये सब बहुत अच्छा गायक है, सब अच्छा विद्यार्थी है, आओ बैठो। तो पहली बार गुरुजी को हमने सामने से सुना। उस दिन राग मुल्तानी गाया था गुरुजी, मुझे याद है। और वहाँ पे माइक नहीं होता, विदाउट माइक से गाना होता है। तो फिर क्या हुआ कि सुना, और उसी टाइम में गुरुजी ब्रोशर लेके आए थे कि जिनको भी ध्रुपद सीखना है वो वहाँ सीख सकते हैं, वहाँ पे रहने का और खाने पीने का इंतजाम है सब कुछ, लेकिन जिनको सीखना है वो सीख। लेकिन मैं क्योंकि बीम्यूजिक सेकेंड ईयर कर रहा था, ख्याल से नेटवर्क चला गया है। नेटवर्क ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं वो ब्रोशर देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तभी कि इतने बड़े आर्टिस्ट को, इतने बड़े गुरु को कैसे बोलूं। हम तो वही रट के गाने वालों में से, मतलब जो क्लास में सिखाया जाए, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी और वहीं से संगीत की यात्रा स्टार्ट हुई थी। तो बात आई गई, लेकिन मन में एक वो बैठ गया कि नहीं, सीखना है मुझे, कैसे सीखूं उसके लिए तैयार करना। तो जब विशाल जैन भैया आए तो उनसे मैंने बोला कि आप मुझे कुछ ध्रुपद सिखा दीजिए। तो बोले यार कैसे, तुम सुनाओ। मैंने उनको सुनाया कुछ रागेश्री में। बोले ठीक है। तो अभी थर्ड ईयर के एग्जाम के लिए मैं ललित, उन्होंने एक रिकॉर्ड करके दिया और मैंने हूबहू वो कर लिया और स्टेज पे गाया मैंने ध्रुपद में ललित, ए अल्लाह तेरो सांचो नाम। उसमें आलाप भी किया और थोड़ा सा झाला भी किया, गमक भी किया। तो काफी प्रभावित हुए कुछ लोग वहाँ पे, सब लोग, कि क्योंकि एमयूज तक कोई मतलब गाते थे, अपना थोड़ा सा आलाप किया और बंदिश करके, और दोगुन चौगुन जो हुआ वो हुआ। तो मैंने सब किया। तो सन्याल गुरुजी और सब लोगों ने बोला यार तुम, तो बालाजी वहाँ पे वायलिन के सभी थे, उन्होंने बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओ और ध्रुपद सीखो, कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो यहाँ सीखोगे भी बस वही होगा। तो वो बात और मतलब वो क्या, आग में घी डालने वाला काम कर गया कि नहीं अब तो सीखना है, कैसे जाऊं। तो एमयूज की तैयारी कर रहा था और तैयारी भी अच्छे से किया, लेकिन एमयूज में बैठा ही नहीं। एमयूज का जब वो एग्जाम चल रहा है तो मैं गायत्री मंत्र लिख रहा था कि मुझे यहाँ से किसी तरह मुक्ति मिले और गुरुजी किसी तरह मुझे अपना लें, ये हमारा उद्देश्य था। तो फिर जाके वहां पे विशाल भैया को बोला मैंने कि एग्जाम दिया नहीं मैंने। बोले क्यों नहीं दिया। मैंने बोले मैं दे लेता तो फिर हो जाता, और फिर हो जाता तो फिर 2 साल के लिए यहाँ पे बीएचयू में रहना पड़ता मुझे। तो मुझे अब गुरुजी सीखना है, आप प्लीज बात करिए। मुझे पता नहीं था कि इंटरनेट पे ये सब होता है, तब तक अनजान था मैं। तो फिर गुरुजी से बात करके फिर मैं आया भोपाल और गुरुजी से मुलाकात हुई। बस गुरुजी ने बस मैं ललित ही तैयार करके आया था कि गुरुजी को थोड़ा सा आलाप और ये बंदिश जो भी सुनाऊंगा थोड़ा प्रभावित हो जाए तो सिखाने को राजी हो जाए। लेकिन गुरुजी ने तानपुरा खोला और बस सागा पनीसा लगाए, बोले गाओ। मैंने गाया। बोले भैरव आता है, बोले हाँ। तो बोले जाओ उस रूम में, ऊपर एक कमरा है, सारंग में आके और रियाज आरो अबरो बस करना। बैठ के अपना रियाज करता रहा। 2-3 घंटे बाद गुरुजी आए, बोले बस हो गया आज के लिए, काफी है तुम। तो उन्होंने विशाल भैया को बोला कि ये सीख सकता है, मेहनती लड़का है, थोड़ा सा मेहनत करेगा तो वो सीख लेगा। साउंड बहुत अच्छा है इसका। मैं गोविंद भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा मनीष के बारे में कि गुरुकुल में कुछ लोग हैं जो बहुत रियाज करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उस जमाने में जो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा रियाज करता था उसमें मनीष का नाम सम्मान से लिया जाता। बहुत एक बात तो है, वो कोई भी आर्ट हो, चाहे थिएटर हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, बिना रियाज नहीं आता। वो कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल एक बार काम करेगा, लेकिन रियाज जिंदगी भर काम करेगा। आपको एक कहावत है जी कि आपको मरने के बाद ही स्वर्ग नसीब हो।
जी, रियाज तो जरूरी है। कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्ट मतलब आर्ट में तो शॉर्टकट है ही नहीं, और रियाज ही आपको नई नई चीजें देता है, नई नई चीजें तो रियाज से आती है। तो वो तो है ही है, मतलब जितना रियाज और उतने आगे आप बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके प्रति हमारा सम्मान जी लगातार बढ़ते रहा। इतना मेहनत, मुझे बहुत इंस्पायर किया बीच में जी। और इसको देखा देखी मैंने भी रियाज शुरू कर दी। ये तो होता है, ये तो होता है। मैं मूलतः आलसी किस्म का आदमी जी। मुझे लगता है संगीत तो यूं आ जाएगा, है ना? ये आपने बहुत बड़ी ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है, कि संगत वाले कैसे है, कि अरे यार वो प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं प्रैक्टिस क्यों ना करूं, मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी तो कहीं पहुंचना है। जैसे आपके मित्र हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, वो साथ में हम लोगों के, वो बोल रहे मनीष भाई उस समय की यादों को जिंदा कर दिया आपने। आपको जानने वाले हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, वो बोल रहे हैं अभी सिक्किम विश्वविद्यालय में संगीत के विभागाध्यक्ष हैं जी जी। हमारा बहुत अच्छा बनता है, बहुत सुंदर व्यवहार है इनका, बहुत अच्छे इंसान है और हमारा छोटा भाई है कहते हैं जी। तो मैं एक चीज और, जो एक समय तो वो था जब आप लोग खुद से रियाज करते थे, अपनी जगह पे थे, बनारस में पढ़ाई करते थे, और एक समय वो आया जब गुरुजी के पास पहुंच गए आप दोनों लोग, गुरुजी के साथ रियाज शुरू हो गया, गुरुजी की बात। और सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब आप लोगों से बात करके जो मुझे सीखने को मिला कि गुरु ने कहा कि ये करना है तो जी करना है, अच्छा वहां जाकर रियाज करो तो जी रियाज करना है, क्यों काहे किस लिए ये नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है। उन्होंने कहा जाओ उस रूम में बैठो और रियाज करो, और जब तक गुरु नहीं आए तब तक उसको छोड़ा नहीं, वो खुद आके बोलते हैं कि अच्छा बहुत हो गया तुम जाओ। आज ये चीजें बड़ी कम मिलती है, कि मतलब कि गुरु ने बोला है तो बस हम लगे हुए हैं, सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं कि उनके गुरु ऐसे थे और वो लगे हुए थे, फिर गुरु ने आके बोला। तो ये बहुत बड़ी चीज है, शायद उसी की देन है कि आज आप लोगों का इतना नाम है ना, कि गुरु का आशीर्वाद तभी मिलता है कि जब आशीर्वाद है उनका, कि क्यों काहे क्वेश्चन ही ना हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जो गुरु जी के साथ इतना समय बिताया, इतने समय तक आप लोग रहे, तो आपको जो सबसे पसंद है गुरु जी का, कि गुरु जी का ये जो उन्होंने सिखाया था हमें बहुत मजा आया था, वो हमेशा ये जो बात है ये इसका जवाब देना मुश्किल इसलिए है कि गुरुजी के यहाँ या गुरु के यहाँ पहुंचकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पहले जो लगाता था स्वर वगैरह लगाता था तो गलतफहमी थी कि बहुत अच्छा लगा रहे हैं। जब पहली बार उन्होंने कहा कि सा लगाओ बेटा, तो सा हिल रहा है, तो चूंकि वहां ध्रुपद में स्वर लगाने का जो तालीम है और ख्याल में जो है वो अलग है, चाहे मुझे अलग मिली, मुझे जो ध्रुपद के गुरु मिले और ख्याल के गुरु मिले, दोनों का स्वर लगाव का जो तरीका होता है अलग होता है, शैलीगत ये खासियत। तो उन्होंने कहा स्वर को स्थिर करो, ठहराओ। अब 4 घंटा लगा रहे हैं तो उसमें 5 मिनट मुश्किल से ठहर रहा है, फिर लगे हुए हैं, नहीं बेटा ये स्पीड ब्रेकर है, इसको पार कर लोगे तभी कुछ होगा। तो मैं सच बतलाऊं, 1 साल लगे थे मुझे सा को समझने में, ठीक करने में। समझने मतलब समझ अभी तक रहे, रियाज चल रहा है और नई नई चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन वो सा जो गुरुजी स्थिरता की बात कर रहे थे, जब 1 साल बाद मुझे लगा कि ये क्या बात है, यही तो है, इसी की तो तलाश थी मुझे। अब जब थोड़ा थोड़ा लगने लगा 1 साल बाद, मैंने 10 मिनट रियाज में अगर एक आध मिनट भी लग जाए, फिर मिस हो जाए, फिर आधा घंटे बैठे हैं तो फिर 5 मिनट का भी लग गया, फिर भूला, मतलब वो चला गया। ये जो चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, इसने बहुत कुछ सिखला दिया। एक बार टेस्ट मिल गया, अब उसकी तलाश में क्या हो गया, आप खुद से भी बैठने लगे। अब पहले क्या होता था, गुरुजी कहते 4 घंटा रियाज करना बेटा, तो मन नहीं लगता था, मन इसलिए नहीं लगता था कि स्वर लगता ही नहीं था। जब जिस दिन से स्वर लगना शुरू होगा, तब उसका आकर्षण है वो आपको बैठा लेगा, तब मजा आना शुरू हो जाएगा।
अब क्या है कि गुरु आदेश है और मुझे भी करना है, ये जिद है। लेकिन जब तक वो स्वर दर्शन नहीं होंगे, हल्का ही सही, तब तक आपको मजा आना नहीं शुरू होगा। तो तब से अब मजा में थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है सा लगाते हुए। आपने बिल्कुल सच बात की। मैं इलाहाबाद से हूँ, तो मैं कभी प्राग संगीत समिति भी जाता था। ऐसे इंटरेस्ट हुआ, तबला बजाता था, तो इंटरेस्ट हुआ कि म्यूजिक भी सीखा जाए, तो लाइट म्यूजिक की क्लास में चला जाता था अपने दोस्तों के साथ। तो उतना मुझे कभी म्यूजिक आया नहीं, लेकिन कान ठीक हो गए कि मतलब समझ में आता है कि अच्छा बज रहा है, मतलब सुर क्या है क्या सुर नहीं है, गा तो नहीं सकता। तो शंकरी मैम हमेशा कहती थी कि गोविंद पूरी जिंदगी लग जाती सिर्फ सा लगाने में, वही लग जाए बहुत बड़ी बात है, वही नहीं लगता। वाह। तो और हमारे यहाँ दागर परंपरा में एक अभ्यास प्रक्रिया है, खरज। खरज मतलब सड़ज, सड़ज मतलब सा। कम से कम आपको मिनिमम आधे घंटे से 45 मिनट आपको प्रतिदिन लगाना पड़ता है। और पड़ता है मतलब मजबूरी नहीं है। शुरू में मजबूरी लगती, बाद में ये आनंद में बदल जाता है। अब तो कभी कभी 1-2 घंटे लग जाता है सा, पता नहीं चलता। फिर दूसरा काम आता तो लगता है यार थोड़ा और सा लगा लेते, जब वो मजा मिलना शुरू हो गया है। और देखिए, सड़ज के बारे में मैं बतलाऊंगा, जिसको आप सा कहते। बड़ा अच्छा विश्लेषण गुरुजी ने बतलाया एक दिन कि बताइए, इसका नाम है सड़ज। सड जोड़ अज। सड मतलब 6, अज मतलब पैदा हुआ। ऐसी ध्वनि जिससे 6 अलग अलग ध्वनियां पैदा होती है, उसे सडज कहते हैं। अब देखो, सा हमारे संगीत में पहला स्वर कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण, यानी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप सा लगाते हुए, यानी सडज का अभ्यास करते हुए 6 अलग अलग ध्वनियों को भी सुनने लगते हैं। उसमें ऋषभ है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है, निषाद है। आपको लगे कि हमने सा लगाना, अब मेरा अब सा लग रहा है, तो उसका प्रमाण है कि अब सा लगाते हुए या सा सुनते हुए क्या ये सब 6 ध्वनि आपको सुनाई दे रही है क्या समांतर? अगर नहीं दे रही है तो समझो आपका सा नहीं लग रहा है। और भाई साहब उसमें लगे हुए हम लोग। ये इतना बड़ा फलसफा है, इतनी बड़ी तालीम है। और पूरा आपको संगीत को लेकर के मेरा दर्शन बदल गया, फिलोसफी बदल, कि सब कुछ तो सा ही है। इस हिसाब से गुरुजी कहते हैं, छोटे गुरुजी का ये स्टेटमेंट है, वो हम बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के, बहुत प्रयोग धर्मी, आप जानते हैं गुरुजी ने नई पीढ़ियों में ध्रुपद को स्थापित करने में उनका सर्वोच्च स्थान रहा है। वो कहते हैं इस दृष्टिकोण से कि आपका पूरा राग संगीत क्या है, सडज का विस्तार है और कुछ नहीं। योर रागा म्यूजिक इज जस्ट एक्सपेंशन ऑफ सडज। सा का विस्तार ही तो सभी स्वर है, सा का विस्तार ही राग है। क्या बात। तो अगर आपने सा लगा लिया तो समझिए आप राग संगीत सीख लिया, आप प्रयास कर रहे हैं। क्या बात। मतलब सिर्फ म्यूजिक तो है ही है, लेकिन उसके साथ जैसे हम थिएटर की भी बात करते हैं, तो हमें थिएटर में भी कहा जाता है कि अगर आपके 7 स्वर आपके कमांड में हैं, तो आप उतनी अच्छी स्पीच भी बोल पाएंगे, उतना अच्छा डायलॉग भी बोल पाएंगे। क्यों? वाह है ना। तो स्वर से डायलॉग भी बनता है कि कैसे आप बोलने के तरीके बनेंगे। नाट्य शास्त्र संगीत जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें बजाने की आदत नहीं पड़ी, बहुत अच्छा है हम गाने में आ गए। तो गाने का यहाँ बजाने के साथ कैसे संबंध होता है, जो आपने कहा कि हमें उसके लिए बजाने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर लाइट म्यूजिक की बात करें तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। जी। ये अक्सर लोग कहते कि आप गाना सीखते हैं जी। पर हाँ मैं गाना सीखता हूँ, क्या बजा लेते हैं आप। अब देखो ये प्रश्न ही दोषपूर्ण है। जी। आप गाना सीख रहे हैं ना कि बजाना सीख रहे हैं? आप गाना सीख रहे हैं यानी गायन सीख रहे हैं जी। तो उसमें बजाने की कहाँ प्रश्न आ जाता है, बात समझिए। लेकिन जनसाधारण में क्या भ्रांतियां हैं कि जो गाता है उसको बजाना भी आना चाहिए। ये इसको एक दुराग्रह कह सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अतिरिक्त दबाव है जो गाने वाले के ऊपर दिया जाता है। अगर आप गाते हुए हारमोनियम नहीं बजाते हैं तो आप कुशल गायक नहीं माने जाते। ये किसके लिए है?
जो जनसाधारण उसके लिए। लेकिन उसके उलट जो गुणी लोग हैं उसके यहाँ सिर्फ आपको तानपुरा बजता है और आप उससे स्वर संवाद करते हैं, वही आपकी परीक्षा हो जाती है कि आप तानपुरा के साथ कितना संवाद मिला रहे हो, आप स्वर की शुद्धता को कितना मेंटेन कर पा रहे हो बगैर किसी सहायक इंस्ट्रूमेंट के। यानी हारमोनियम, सारंगी सब सहायक इंस्ट्रूमेंट हो गया, सहायक वाद्य यंत्र हुआ। या यूं कहें कि राग संगीत में हारमोनियम अगर गाने में इस्तेमाल करते हैं तो एक बैसाखी है। जैसे इसमें लाद कर चलने लगा, आपको अपने पैर पर चलने के लिए वो कभी स्वतंत्र छोड़ेगा नहीं। जिस दिन उसको छोड़ दिए आप चलना सीख लेंगे। ये मेरा बुरी तरह मानना है। बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब जब हम गा रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस गाने पे हो, ना कि बट जाए वो फोकस। अगर वो बट गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बात मतलब और आपसे सुन के राग संगीत का एक ही आधार वाद्य यंत्र है, वह तानपुरा। तानपुरा में सभी ध्वनियां, सभी स्वर और सभी श्रुतियां निकल रही है जो राग के रचने के लिए पर्याप्त है। ये हम ऋषियों का बनाया हुआ है, तुम्बूर ऋषि ने बनाया, जिसका पुराना नाम तुम्बूरा है, बाद में तानपुरा हो गया। तानपुरा है ये। इसमें राग संगीत में जितने भी ध्वनियां या ध्वनि जिसको स्वर कह सकते हैं राग संगीत में, और जो श्रुतियां हैं, जो माइक्रोटोन है, टोन एंड माइक्रोटोन, जो भी संभव चाहिए वो सभी आपके एक तानपुरे में मिल जाता है। उसके साथ गाने बजाने का अगर अच्छी गुरु की तालीम हो रही है आपकी, तो आपको किसी दूसरे वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती और नहीं होनी चाहिए। आपको राग को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए, गाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तानपुरा के साथ रियाज करना अनिवार्य है। ये ऐसा हमें सिखलाया गया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि मुझे उसका आनंद मिला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बात जो हर कॉमन आदमी में होती है कि हम बहुत सारा म्यूजिक सुनते हैं। जैसे आपने शुरू में बोला कि आकाशवाणी ने बड़ी मदद की म्यूजिक तक पहुंचने के लिए, और ये बिल्कुल सही है कि जो बहुत सारे लोग थिएटर से जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ रामलीला, बहुत सारे गांव में लोग रामलीला देखते हैं तो उनको लगता है हमें भी एक्टर बनना है, हमें भी एक्टिंग करनी है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा रामलीला अगर हम ना देखे होते तो शायद हम एक्टर ना बनते, क्योंकि वो उसने हमारी नींव डाली। तो आकाशवाणी या रेडियो या कोई ना कोई जरिया होता है जहां से हम जुड़ते हैं। तो आपने जैसे कहा कि आकाशवाणी से जुड़े, फिर म्यूजिक को समझे, फिर धीरे धीरे गुरु जी के पास पहुंचे, फिर ध्रुपद में उन्होंने कहा कि नहीं आप ध्रुपद ही गाओ। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं म्यूजिक कि हमें फिल्मी गाने बहुत अच्छे, लेकिन ध्रुपद की अपनी एक अलग खासियत है। तो जो लोग नहीं जानते कि कैसे सुने, कैसे समझे, उसको कैसे जान पाए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि जो लोग गा नहीं सकते लेकिन सुने तो क्या समझे, कैसे जाने। जी देखिए ध्रुपद, जो अभी का जो माहौल है ये बहुत ही अनुकूल है ध्रुपद को समझने सुनने के लिए। अब अगर 20 साल पहले चले जाएं तो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं था ध्रुपद के कार्यक्रम का। आप कल्पना कीजिए जब गुरुजी विद्यार्थी होंगे, ये लगभग 80s की बात है, 85, 84 की बात है, तब तो ध्रुपद के कार्यक्रम, अगर 100 कार्यक्रम हो रहा है राग संगीत का, तो उसमें 1 या 2 कार्यक्रम ध्रुपद के होते थे। अब उनका दृढ़ निश्चय देखिए, उस हालात में भी उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ ध्रुपद गाना है। अब अभी भाई साहब उनकी कृपा है या उन जैसे लोगों की, उदय भवलकर साहब, लोग गुरु जी उदय भवलकर, चाहे उस जनरेशन का, ये अब तो ध्रुपद इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब आज के डेट में 30-40 लोग तो परफॉर्मर है भाई साहब हमारे जनरेशन में। आपको प्रत्येक आयोजन में कहीं 1-2 कार्यक्रम ध्रुपद के मिल जाएंगे आप। तो ये तो अच्छा माहौल बन गया है। अब कैसे सुने, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि थोड़ी इसमें जो शुरुआती शिक्षा है वो इसमें अनुशासन ज्यादा है। ज्यादा ये है कि आपको शुरू में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप जब अभ्यास प्रक्रिया इतना कठिन है कि जब स्वर लगाना है तो तानपुरा के साथ लगाना है और घंटों लगाना है। संजीव भाई ये तो हो गया आपका रियाज, आपका अपना रियाज जी, वो तो आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि ऑडियंस, जो नई ऑडियंस है, जैसे जगजीत सिंह क्लासिकल भी गाते हैं, जगजीत सिंह लाइट भी गाते हैं, है ना। उन्होंने लाइट जो है लोगों के लिए शुरू किया कि लोग म्यूजिक से कम जुड़े,
और उसके साथ उन्होंने क्लासिकल भी रखा, लेकिन उनका क्लासिकल लोग उतना नहीं सुनते जितना लाइट सुनते पसंद करते हैं। तो मेरा ये कहना था कि जो ऑडियंस है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन जो ध्रुपद के नाम पे हो जाता है कि ध्रुपद है, ठीक है, ओके, मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं भी रह जाता हूँ। तो मैं चाहता था कुछ चीजें आप उस पर भी बात करें कि लोग जो कॉमन मैन है, जो बिल्कुल कॉमन है, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन समझ क्या हो, क्या कैसे। नहीं, हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो पूर्वाग्रह है वही दोषी है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा दावा है कि अगर आप 2 दिन ध्रुपद सुनना शुरू कर दें, बहुत सारे जगह पर आजकल तो वेब में हर जगह मौजूद है, यूट्यूब है, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म जहां ध्रुपद आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। आप सिर्फ एक बार जबरदस्ती सुनो, मेरा दावा है कि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। सिर्फ पहले से एक विचार बना लिया कि वो उसमें लालित्य नहीं है, उसमें रंजकता नहीं है, ये सब जो मैंने कहा दुराग्रह है। आप एक बार सुनिए तो। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लालित्य तो हर म्यूजिक में है, जो म्यूजिक है वो लालित्य से भरा पड़ा है, उस बात को मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आपने जो बहुत सुंदर बात बताई ना कि आप सुने एक बार, वो तो एक मुद्दा है। एक बार आइए कंसर्ट में आइए, सुनिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रही है दोबारा आइए। लेकिन एक चीज और होती है, जो आप लोग बात कर रहे हैं उसमें एक बात और होती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्टूडेंट था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो हमारी क्लास हुई थी सौंदर्य शास्त्र में। तो हमारे जो टीचर आए उन्होंने बोला कि हर जगह सौंदर्य है, वो देखने का परसेप्शन है कि आप कैसे देखते हो। क्या बात। आप जैसे कि मैं हमेशा क्वेश्चन करता था कि पेंटिंग है, आप कहते हो पेंटिंग देखूं, मैं उसमें देखूं क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं पेंटिंग में क्या देखूं। मेरा हमेशा क्वेश्चन होता था, मुझे पेंटिंग नहीं समझ में आती। तो कहते थे समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम जाओ खड़े हो उसको देखते रहो, कुछ देर बाद वो तुमसे बात करने लगेगी, जाके देखो। तो मैं कहता था क्या बात। तो एक्चुअली उस टीचर ने मुझे बताया कि जाकर कुछ मत करो, समझने की कोशिश ही मत करो, नहीं समझ में आ रहा मत समझो, सिर्फ उसको देखते रहो। जी हाँ, बताएं मनीष भाई। ये हमने है कि हम दोनों का दूसरा प्रोग्राम था हैदराबाद में, और तो वहाँ पे हम लोगों ने बिहाग गाया था, कुछ 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, और उसमें मुश्किल से 20% लोग म्यूजिक समझते थे या जानते थे, बाकी 250-300 लोग थे। और गाने के बाद लगभग 90% लोग के आके बोले कि ध्रुपद इतना अच्छा है, ये म्यूजिक पहले हमने सुना क्यों नहीं। हमने तो वो सुना था कि ध्रुपद नाद से जन्म होता है, और ये शिव जी का डमरू से है, और ये है वो है, तो बहुत गंभीर है, ऐसा। तो वो पूर्वाग्रह इतना समाया हुआ है, लोग सुनना भी नहीं चाहते कि नहीं वो तो भैया वो बहुत मतलब ऐसा हो गया है, आप समझिए। तो बोले इतना अच्छा म्यूजिक, और गुरुजी ने इसको चरितार्थ करके दिखाया। कभी जहां भी प्रोग्राम होते हैं ध्रुपद के, गुरुजी हुए, उदय भावलकर जी हुए, वासुदेव डागर जी हुए, आप देखिए श्रोता पूरा हॉल पैक रहता है, सुनते हैं जो भी। हालांकि तो गुरुजी लोगों ने एक प्रयोग किया अपने शुरुआत में। उन्होंने जो लोकप्रिय कवि है हमारे काल के, कबीर हुए, तुलसी हुए, निराला हुए, रत्नाकर हुए, पद्माकर हुए, इन सबको उन्होंने गाया, इनके पदों को। तो उस पद को सुन के लोग एक जुड़ाव महसूस किया, आना सुनना शुरू कर दिया, सिर्फ पद सुनने। बाद में जब पद गाने से पहले तो 1-1.5 घंटे का आलाप होता है, आप आलाप भी उस पद के लालच में आप सुन रहे हैं, पद आपको खींच के ले आया। कबीर की झीनी झीनी जो है बहुत लोकप्रिय है गुरु जी का, वो उसको सुनने के लिए 1-1.5 घंटे का आलाप आपको सुनना पड़ेगा। तब देखा यार आलाप में भी मजा आ रहा है, हम तो पद सुनने आए थे। ये बड़ा प्रयोग किया उन्होंने, ये इसके लिए हमेशा ये हमारी जनरेशन उनका आभारी रहेगा, और पूरा ध्रुपद विश्व उनका आभारी रहेगा कि आपको ऑडियंस को खींच कर लाया कि पहले बैठो तो अब देखो, उसके बाद देखिए क्या बात। मतलब मैं भी सोचता रहता हूँ, जो आपने कहा आलाप की शुरुआत जब होती है ध्रुपद की, तो काफी देर तक आलाप होता है। तो बहुत सारी वो है कि मतलब इतनी देर तक आलाप, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी है शॉर्टकट गाना सुनने की, कि मतलब छोटा सा गाना हो, छोटे से बोल हो, छोटी चीजें हो, जल्दी से खत्म हो जाए। ध्रुपद तो 1 घंटे तक भी एक राग चलता है, मतलब कई घंटों तक
चलता है ना। तो इसीलिए मैंने वो प्रश्न किया था कि जो कई घंटों तक चलता है तो उसके आनंद की अनुभूति वो कैसे, किस तरह से जाए, जो आपने बताया है ना, कि मतलब आपको आना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, वो महसूस करने की चीज है, हाँ उसका कोई बिल्कुल फॉर्मूला, वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वो आप एक बार अपने विचार से मुक्त होकर आइए, मजा आएगा इसमें, मजा की गाली। लोग अब जो ये इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं लोग काफी लोग तो बंदिश सुन के हो, या और खासकर इस दौरान में, ये कोरोना काल में कुछ लोगों ने मेडिटेशन, किसी ने बताया कि यार इसमें बहुत मेडिटेटिव है, तो आप ऊपर सुनना स्टार्ट कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो काफी लोग उत्सुकता बस ध्रुपद इसीलिए सीखने आ रहे हैं या सुनने आ रहे हैं कि उसमें मेडिटेटिव भाव है। हाँ, और इसमें ध्यान पक्ष की बहुलता है पैसा, इसका जो ध्यान जो पक्ष है इसमें हावी है, इसकी अधिकता है कह सकते। और उसकी बात यह है कि ध्यान, आप कहेंगे टेक्निकल वर्ड है ध्यान तो हमारा आध्यात्मिक शब्द है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति स्थिरता से हुई, और संगीत में मतलब राग संगीत, आप ख्याल हो किसी भी शैली की बात कर रहा हूं, फिर ख्याल हो ध्रुपद हो, जो ध्वनियां स्थिर है वही स्वर है, नहीं तो वो श्रुतियां है या गमक है या जो कुछ अलग उसका नाम। स्वर का ये बड़ा चरित्र होता है कि आपके अंदर स्थिरता का भाव लाएगी। अगर स्वर सुनते हुए, अगर आप स्वर सुनते हुए आपको स्थिरता का भाव नहीं आता है, तो समझो स्वर गाने वाला या स्वर बजाने वाला सफल नहीं हो पा रहा है। स्वर का ही चरित्र है कि उसको सुनकर आपको स्थिरता का भाव आएगा। अब स्थिरता आएगी तो ध्यान घटित होगा, तब विचार शून्यता की तरफ बढ़ेंगे आप। तो ध्यान का तो सबसे बड़ा माध्यम संगीत है ये ध्रुपद संगीत, खासकर इसमें उसकी बहुलता है। इसमें धुन कम होता है, ध्यान ज्यादा है। धुन मतलब क्या है, एक मेलोडियस स्ट्रक्चर है, और ध्यान का है स्थिरता है। स्वरत्व का इसमें ज्यादा निर्वहन होता बनिस्पत ख्याल के, ये कह सकता हूं। और ये बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग ध्रुपद सीखने आए। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कारण था कि ध्रुपद की तरफ बड़ा कारण ध्रुपद सीखने का। वो डागर परंपरा में ये इसकी बहुलता है, आलापचारी के स्वर का जो विस्तार है, जैसे अभी संजीव भैया ने बताया कि सा का विस्तार, राग का विस्तार, वो डागर परंपरा में आप देखेंगे दूसरे घरानों में गाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो आलाप का विस्तार है वो उसकी बहुलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग ध्रुपद सीखने आए। ये अब आप लगता है बातचीत बहुत हुई है। मतलब वही होता है ना, मैंने तो पहले बोला था कि बातचीत गपशप शुरू होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ तक हम चले गए। वो बढ़ता ही जाता है क्योंकि उसका आनंद आने लगता है। अब इस काल में, कोरोना काल में जी, अब हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय कवि हुए जी, विद्यापति जी, बिल्कुल। तो हमने उनके कई रचनाओं को ध्रुपद शैली में संगीतबद्ध किया है, रागबद्ध किया है। और यूं कहिए कि अभी तक शायद ये अवसर ईश्वर ने मुझे देना था या हमें देना था, अभी तक विद्यापति के गीतों का ध्रुपद शैली में सांगीतिकरण नहीं हुआ है। हमने किया है, कई रागों में किया है, चौताल में किया है, सुलताल में किया है। तो मैं चाहूंगा कुछ आपके साथ साझा करूं। साझा करते हैं क्योंकि 1 घंटे हमारे हो भी गए हैं, तो मैं चाहूंगा वो साझा करें, उसी के साथ ही हम लोग समाप्ति की ओर बढ़े, है ना। तो क्या किया जाए? आपको कितना समय है हमारे पास? उस हिसाब से रहेंगे हम। नहीं, आप समय लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आप समय बिल्कुल लीजिए, उसमें समय मतलब जी। तो एक भैरवी स्तुति है जी, जिसको बहुत सारे लोगों ने गाया है, विद्यापति का बहुत लोकप्रिय है हमारे यहाँ। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियउ गोसाउनी, अनुगति गति तू अपाया। चूंकि राग इसमें देखिए भैरवी स्तुति है, तो मैंने इसको भैरवी में ही सूल ताल में ध्रुपद में इसको उस शैली में गाया है। शुरू करें क्या? सुनाए आपको? अरे सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर, मतलब आप बिहार ब्रदर्स हो और कुछ गाएंगे, वो लोग वेट कर रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं। बातचीत में तो 2000 घंटे मिल जाए तो क्या बात, गुजर जाएगा। जी।
जी जय जय भैरवी जय जय भैरवी असुर भयाउनि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वरतियौ गोसाउनि अनुगति गति तुम पाया जय जय भैरवी जय जय भैरवी असुर भयाउनि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियौ गोसाउनि अनुगति गति तुव पाया जय जय भैरव। ये बात वासरन समासन शोभित वासरन समासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा चरण चंद्रमणि चूड़ा कतहो कदैत्य मारि मुख मेलल कतहो कदैत्य मारि मुख मेलल कतहो गिलिकल पूरा जय जय भैरवी सामर बरन नयन अनुरंजित सामर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का कट कट विकट
ओठ पुट पांडरी कट कट विकट, ओठ पुट पांडरी लिथुर फेन उठ ओंकार। जय जय भैरवी घन कन खनन घूंघरू कतवाजत, घन कन खनन घूंघरू कतवाजत, हन हन करतु काता, हन हन करतु काता, विद्यापति कवि तुम पद सेवक, विद्यापति कवि तुम पद सेवक, पुत्र विसरु जीन माता। जय जय भैरवी। जय जय भैरवी पशुपति भामिनी, पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी। क्या बात जी है, क्या बात जी। है, कितना सुंदर कि क्या बोलूं। मतलब दिमाग ऐसे हो जाता है कि जैसे कि कोई कोई थॉट ही ना हो, आप थॉट विहीन हो जाते, कहीं और ही पहुंच जाते हैं। इतना सुंदर। ये जो पद है ये लोक रंजन के लिए। जी जी लेकिन वो बिल्कुल। उससे पहले जो आप आलाप जो ढाला करते, जो आलाप के कई चरण है, जी वो मेरा समझ से आत्मरंजन है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखो मैं थोड़ा गा बिल्कुल ते तरन नारन री री नूरन ते तरन री यहाँ ध्यान है, चूंकि स्वर तुक का ज्यादा निर्माण है। रन री रन री नो रन 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 री रन री रन री रन ते रन री रन 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 ते रन री रन रन ते रन री रन री रन री रन 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 री रन री नो रन 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 ते रन री रन री रन री रन 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 अर रन रन ते रन रन री रन रन री रन री रन री रन री रन 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 री रन रन। ये क्या है? ये झाला है, मतलब द्रुत आलाप कह सकते। ये सारे जो इसमें साउंड है, कोई कोई स्वर नहीं गा रहे हैं हम, किसी किसी शब्द को नहीं गा रहे, यहाँ सिर्फ ध्वनियां है जो ध्रुपद के लिए, हाँ साइंटिफिक ध्वनि है जो ध्रुपद के लिए तैयार की गई है। हमारा सिलेबस एक साइंटिफिक एक प्रोग्रेशन है। आरा न तेता रन री रे रन री ना रन री नुम रन तारा न तना। तो ये क्या है? ये एक श्लोक है, हरिओम अनंत नारायण तू ही तरन तारन त्वम, इससे लिया गया है। ये ध्वनियां ली गई है, उसको सिस्टमेटिक सजाया गया है, जिसका इस ढंग से सजाया गया है कि आप जब तानपुरा के साथ इसको गाएंगे, इस ध्वनियों का प्रयोग करेंगे, तो स्वर के शुद्धतम रूप को ये साक्षात्कार करवा देगा। अगर
आपकी निष्ठा रियाज में है, इसलिए भी हमारा संगीत महान है। रियाज तो है ही है, अगर निष्ठा है तो सामने वाले तक वो बात भी बहुत अच्छे से पहुंचती है, इतने अच्छे से पहुंचती है कि उसके दिल दिमाग दोनों को छूती है कि आप जब सुन के आप निकलते हैं तो आनंद विभोर होते हैं, वो अंदर तक बसा होता है, वो तुरंत हटता नहीं जी, है ना। जो आजकल हम बात करते हैं कि म्यूजिक सुनते हैं लेकिन वो दिमाग में हट जाता है, बसता नहीं। तो बसने वाला म्यूजिक के लिए उतना रियाज, उतनी प्रैक्टिस, उतना लगन भी चाहिए जो जेब में बसा रहे। अब एक कहावत है ना महात्मा गांधी के लिए जी, कि आपको ये कहने के लिए नहीं खाना चाहिए, इसके लिए गुड़ छोड़ना पड़ेगा पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब आपके वाणी में वो क्षमता आएगी, ताकत आएगी, बिल्कुल प्रभाव आएगा कहते। आज आप दोनों से बात करके एक नया ही पहलू ध्रुपद के बारे में, आप लोगों के बारे में पता चला है हमें, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी बार बार कहने की आज मतलब अलग तरह से आप दोनों को जाना है और बहुत ज्ञानवर्धक बातें, उनको भी बहुत मजा आया, और भी लोग हैं। गोविंद भाई, अभी तो लगता है कि हमारी बात शुरू हुई। मुझे मालूम है, ये गपशप में मैं हमेशा यहाँ पे मतलब मुझे मालूम है कि कभी कभी मैं 2-2 घंटे 2.5 घंटे लोगों से बात की है, मेरा खुद ही मन नहीं होता कि मैं छोड़ूं और रहने दूं, क्योंकि वो आनंद, जहां से आनंद शुरू होता है वहीं से म्यूजिक या हर आनंद जरूरी है, ये आनंद आने लगा। तो अभी तक तो मतलब चाहेंगे कि हम कभी भविष्य में भी अरे सर आप हमेशा आए, जरूर आए, बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि अभी तो मतलब आलाप शुरू हुआ है, अभी तो हम अंतर तक पहुंचे नहीं। अभी तो आप लोगों ने साल लगाया है अभी कैसे खत्म हो सकता है? दोनों जब साथ में हो तो आपको और आनंद आए। जी, हम लोग किसी एक जगह पर साथ बैठेंगे तब थोड़ा आनंद और बढ़ जाए। बिल्कुल आप जब साथ होंगे तब हम एक गपशप और रखेंगे और फिर हम बातें करेंगे, तो उसका आनंद कुछ और होगा। बिल्कुल सर। तो आज यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे विराम देते हैं, है ना। जब आप साथ में होंगे तो एक बार फिर करेंगे गपशप, और बहुत अच्छे से करेंगे और भी बढ़िया करेंगे, है ना। सच में बहुत आनंद आया आप दोनों से बात करके, आप दोनों को सुन के और ध्रुपद को जान के। आज एक नया पहलू जाना है हमने, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। संजीव भाई का शायद रुक गया है नेट, मनीष भाई है ना, कुछ दिक्कत हुई शायद। और मनीष भाई थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हमें देख धन्यवाद जी, थैंक यू।